बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? जी चेयरमैन साहब, आवाज़ आ रही है हमारे को। जी, आई एम चेयरमैन एंड फाउंडर ऑफ लीगल सर्विसेज शर्जील सांगी। और आज हमारे साथ जो होस्ट स्पीकर हैं, हमारे गेस्ट मोहम्मद हयात अबड़ो साहब। वो करंटली प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं और आप एलएलएम कर रहे हैं द यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ लंदन से इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में। और आपका आज जो टॉपिक है वो है सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। तो मैं मोहम्मद हयात अबरू साहब को गुजारिश करूंगा कि वो अपने इंट्रोडक्शन के साथ टॉपिक का आगाज करें ताकि बगैर किसी डिले के हम सेशन को कंप्लीट कर सकें। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all the worthy participants, and thank you so much, Sharjil Sangi Saab, for giving such a warm introduction. Sharjil Sangi Saab, आप स्क्रीन शेयरिंग जो है वो आपने डिसेबल की हुई है पार्टिसिपेंट्स की, काइंडली आप उसको ऑन कर दे। तो मैंने कुछ स्लाइड्स प्रिपेयर किए हैं, तो मैं सबके साथ शेयर कर दूं। हेलो, एम आई ऑडिबल? जी, अब मैंने अलो कर दिया, आप स्टार्ट करें। ठीक है। शर्जील सांगी साहब ने मुझे मेरा इंट्रोडक्शन ऑलमोस्ट दे दिया है, सो आई डोंट थिंक देयर इज फर्दर नीड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ. So without wasting any further time, let's move forward to the topic. So today, as you all know, that I'm going to deliver a lecture on a short introduction of 1973 Constitution and its salient features. So जब हम Constitution की बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे दिमाग में सवाल आता है कि Constitution itself किस चीज़ को कहते हैं, हम किस डॉक्यूमेंट को जो है Constitution कह सकते हैं। तो उसकी जो टेक्निकल डेफिनेशन है वो ये है कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कंटेन करता हो या फिर इस्टेब्लिश प्रेसिडेंट्स जो है कंटेन करता हो, जिसके थ्रू कोई भी स्टेट जो है वो प्रॉपर्ली गवर्न हो, तो उस डॉक्यूमेंट को हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। या फिर अगर हम इस तरह कह लें कि कोई ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट जो कि ऐसे लॉज, ऐसे रूल्स कंटेन करता है जो कि डिस्क्राइब करे दैट हाउ द गवर्नमेंट विल फॉर्म, हाउ द गवर्नमेंट विल रन द स्टेट, और जो कि बेसिक जो मेन चीज़ है जो कि रिलेशनशिप को डिफाइन करे बिटवीन द स्टेट एंड द इंडिविजुअल्स, बिटवीन द जो सिटीजन्स हैं उनके रिलेशनशिप को जो डिफाइन करे, तो उस लीगल डॉक्यूमेंट को हम जो है कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं इन लीगल टर्मिनोलॉजी। उसके बाद फिर एक सवाल अक्सर जो है आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो है वो बेसिक्स क्या है, उसके पीछे जो बेसिक स्पिरिट क्या है। और हमारे यहाँ पे जो है एक जनरल फिनोमेना है लोगों में पाया जाता है कि लोग ये सोचते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो है लोगों को रिस्ट्रेन करने के लिए और लोगों को जो है लिमिटेड करने के लिए बनाया जाता है, बट दिस इज़ नॉट द रियलिटी. पैट्रिक हेनरी हु इज़ वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, ही हैज़ वंस सेड कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो पीपल, जो जनरल पब्लिक के जो सिटीजन्स है उनको एम्पावर करता है कि वो गवर्नमेंट को रिस्ट्रेन करें। फॉर इंस्टेंस, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर गवर्नमेंट की लिमिट्स बताई जाती हैं, गवर्नमेंट्स के पावर्स बताए जाते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बाउंड करता है गवर्नमेंट को दैट दे शुड बी इन देयर लिमिट्स। और इसकी एक प्रोमिनेंट एग्जांपल जो है वो है फंडामेंटल राइट्स के जो कि पाकिस्तान के हर शहरी को दिए गए हैं। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट को रिस्ट्रेन करता है कि दे शुड नॉट इन्वेड इन दोज फंडामेंटल राइट्स, और कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को बाउंड करता है, उनकी ड्यूटी है कि वो जो फंडामेंटल राइट्स है उनको गारंटीड बनाएं। सो दिस इज हाउ द सिटीजन्स कैन रिस्ट्रेन द गवर्नमेंट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा सा फर्दर क्लासिफाई करें तो हमें मालूम होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो दो मेन एस्पेक्ट्स के ऊपर कंसर्न होता है, जिसमें जो सबसे पहला जो एस्पेक्ट है वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो
रिलेशनशिप को रेगुलेट करता है बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अब ये जो लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स हैं ये नेशनल भी हो सकती हैं या इंटरनेशनल भी हो सकती है। मींस सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस प्रोविंस भी हो सकता है, दो प्रोविंस के बीच में भी रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर इंटरनेशनल एरिना पे हम बात करें कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट है या चाइना की गवर्नमेंट है, तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप को रेगुलेट करे जो है कॉन्स्टिट्यूशन का एक एस्पेक्ट ये है। और दूसरा एस्पेक्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन रेगुलेट करता है वो रिलेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन्स को, कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि जो रिलेशन है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन होगा, किस तरह डे टू डे अफेयर्स जो है वो डील किए जाएंगे। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई हैव पुट इट दिस चार्ट। इसमें आप देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के दोनों एस्पेक्ट्स को जो है डिफाइन किया गया है कि एक गवर्नमेंट है, दूसरा जो है वो सिटीजन है, जनरल पब्लिक है। ऑल्दो बोथ आर इंटरकनेक्टेड एंड दे कॉन्स्टिट्यूशन को है दोनों को पैरेलल, दोनों को एक साथ लेके चलता है। तो अब सवाल एक पैदा होता है कि वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। लोग जो है वैसे ही प्रूडेंट है, वो खुद चला सकते हैं, तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए। गवर्नमेंट जो है, कोई भी अगर बंदा प्रूडेंट है तो वो लीड कर सकता है, लेकिन हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्या है। तो उसकी जो है वो उसको अगर हम एक नटशेल में उसकी जवाब दें तो उसका जवाब ये होगा कि सबसे पहली बात कि प्रॉपरली गवर्न करने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए होता है। गवर्न तो हर कोई कर लेगा, लेकिन प्रॉपरली गवर्न करने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए होता है। और दूसरी चीज़ कि जो गवर्नमेंट है उसके जो जो थ्री पिलर्स हैं, जो कि थ्री पिलर्स ऑफ गवर्नमेंट है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी है, वो थ्री ऑर्गन्स और उसके अलावा जो जनरल पब्लिक है या जो और डिपार्टमेंट्स हैं, वो ऑल टुगेदर सबकी जो पावर्स हैं, सबकी जो अथॉरिटीज़ है, वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन से ड्राइव होती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन उनको एस्टेब्लिश करता है। तो अगर हम एक सेंटेंस में इसका जवाब दें तो हम ये कह सकते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज नीडेड टू हैव अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ पावर्स एंड फंक्शंस एंड ऑल्सो टू रिस्ट्रिक्ट देम विद इन इट्स लिमिट्स। मीन्स के जो अथॉरिटेटिव एलोकेशन के लिए और उस जो एलोकेटेड पावर्स है उनको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, ताकि जो गवर्नमेंट है वो अपने पावर्स के अंदर रहकर काम करे, जो जनरल पब्लिक है वो अपने पावर्स के विद इन रहकर काम करे। इन दोनों चीज़ों के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती है। उसके बाद अगर हम बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है, वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशंस के बहुत सारे फंक्शंस हैं, एज मच एज वी कैन थिंक ऑफ, बट मैंने जो है जो चार मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं मैंने वो सिर्फ मेंशन किए हैं। सो उसमें जो जो फर्स्ट है, जो पहला फंक्शन है वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें वो बेसिक रूल्स प्रोवाइड करता है, वो बेसिक स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करता है, जिसके तहत हम जो मिनिमल कोऑर्डिनेशन है, मींस के जो लीस्ट कोऑर्डिनेशन हो सकती है, जो मुमकिन कोऑर्डिनेशन लीस्ट लेवल पे हो सकती है बिटवीन मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, हमें वो स्टैंडर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन से मिलते हैं। सेकंड फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन का ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन हम स्पेसिफाई करता है कि हु हैज द अथॉरिटी इन अ सोसाइटी या इन अ गवर्नमेंट। अगर हम एग्जांपल ले किसी छोटी फैमिली की, तो वहाँ पर भी एक हेड ऑफ द फैमिली होता है जो कि फैमिली के सारे डिसीजंस लेता है। अगर सारे मेंबर्स ही हेड ऑफ द फैमिली होंगे तो इट इज़ इम्पॉसिबल कि वो एक कंक्लूसिव डिसीजन पे पहुंच सकें। तो वी हैव कॉन्स्टिट्यूशन हु स्पेसिफाई के किसको जो है अथॉरिटी है डिसीजन मेकिंग की। एंड थर्ड फंक्शन इज दैट, जैसे मैं प्रीवियस स्लाइड में बता चुका हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गवर्नमेंट की लिमिट्स डिफाइन करता है, उनके पावर्स डिफाइन करता है और उनको बाउंड करता है गवर्नमेंट को कि वो एक्ट करें विद इन दोज पावर। अगर वो अपना रिलेशनशिप रेगुलेट कर रहे हैं सिटीजन के साथ, तो वो बाउंड्रीज के अंदर रहकर जो है वो रिलेशनशिप रेगुलेट करे, जिस तरह फंडामेंटल राइट्स हैं, जो बेसिक राइट्स हर सिटीजन को प्रोवाइडेड है। तो गवर्नमेंट जो है वो बाउंड है कि वो अपना रिलेशन जो है वो रेगुलेट कर सकती है सिटीजन के साथ, लेकिन उनके फंडामेंटल राइट्स को उनके फंडामेंटल राइट्स में इन्वेट किए बगैर। काइंडली म्यूट योर अच्छा, ठीक है। तो बात हो रही थी फंक्शंस की। तो जो चौथा फंक्शन है वो कॉन्स्टिट्यूशन का ये है कि वो गवर्नमेंट को डायरेक्टिव्स प्रोवाइड करता है, पॉलिसीज प्रोवाइड करता है, जो कि गवर्नमेंट को हेल्प करता है टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। इसकी अगर परमानेंट एग्जांपल हम लें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज जो है प्रोवाइडेड है इन चैप्टर 2 ऑफ पार्ट 2 के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है कि गवर्नमेंट इन चीज़ों पर काम करेगी, इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेगी।
तो वो डायरेक्टिव्स जो होते हैं, वो वे ऑफ वर्क जो गवर्नमेंट का होता है, वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है। So, we'll talk about the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, 1973. So it is the supreme law of the country, and it was on 10th April. However, it was ratified, or we can say it was enforced on 14th August 1973. It has 280 articles, which are divided into 12 parts. Initially इसमें 7 शेड्यूल्स थे, लेकिन लेटर ऑन आफ्टर अमेंडमेंट्स करंट जो है 5 शेड्यूल्स हैं। और ये जो है हमारा तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन है। इससे पहले वी हैव 2 more constitutions in 1956 and 1962, and it has been amended 25 times so far. तो अगर हम जब भी किसी लीगल डॉक्यूमेंट की बात करते हैं या फिर से कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो सबसे पहले जो चीज़ हमारी नज़र से गुजरती है वो होती है प्रीएम्बल। किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट में सबसे पहले जो होता है वो प्रीएम्बल होता है। तो अगर प्रीएम्बल की हम एक 1 लाइनर डेफिनेशन अगर हम कहना चाहें तो वो ये होगी कि प्रीएम्बल जो है वो एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है किसी भी डॉक्यूमेंट का, जो कि सबसे पहले तो उस डॉक्यूमेंट की सोर्सेज बताता है कि इस डॉक्यूमेंट की सोर्सेज कहाँ से ड्राइव हो रही हैं, और सेकंड वो उस डॉक्यूमेंट के आइडियल्स या फ्यूचर एम्स एंड ऑब्लिगेशंस बताता है जो कि वो डॉक्यूमेंट जिन पे काम करना चाहता है वो जिस पे काम करेगा इन फ्यूचर। तो ये प्रीएम्बल का काम होता है। अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 के प्रीएम्बल की बात करें तो हम ये गलत नहीं होगा अगर हम कहेंगे कि जो प्रीएम्बल है वो एग्जैक्ट कॉपी है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की। तो इसलिए जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो हम कह सकते हैं कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक सोर्स है। लेकिन एज यू ऑल नो कि जो प्रीएम्बल होता है उसकी कोई बाइंडिंग अथॉरिटी नहीं होती, वो एक डायरेक्टिव, एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है। तो इसलिए लेटर ऑन जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है उसको सब्सटेंटिव पार्ट बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन का अंडर आर्टिकल 2 है, ताकि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है उसको एक बाइंडिंग अथॉरिटी मिल सके। सो इसके जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के जो बेसिक जो क्रक्स है, जो उसकी वर्डिंग है वो आपको प्रीएम्बल में मिल सकती है, लेकिन उसकी जो अथॉरिटी है वो आर्टिकल 2A में उसको दी गई है। उसके बाद अगर हम बात करें पर्पस ऑफ द प्रीएम्बल की, तो बेसिक पर्पस है, 2 बेसिक पर्पस हैं। उसमें से जो नंबर 1 है वो ये कि वो डॉक्यूमेंट जिसका वो प्रीएम्बल है उसकी बेसिक सोर्सेज बताएगा कि वो कहाँ से ट्रेस आउट हो रही हैं, और सेकंड उस डॉक्यूमेंट की जो फ्यूचर ऑब्लिगेशंस होंगी, जो फ्यूचर एम्स होंगे या जो फ्यूचर प्लान्स होंगे हम कह सकते हैं, जो उसकी रोड मैप उसने डॉक्यूमेंट ने बनाया होगा वो डिफाइन करेगा, वो प्रमोट करेगा। सो उसके बाद फिर हम अगर बात करें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स तो वैसे बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं ऑब्वियसली सारे यहाँ मेंशन नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने जो बेसिक जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के मैंने वो सिर्फ मेंशन किए हैं, जिसमें से जो नंबर 1 पे जो सबसे पहले आता है वो है सिक्योर जस्टिस फॉर द पीपल ऑफ। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उसके जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है सबसे पहला वो है कि वो पीपल ऑफ पाकिस्तानी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान के लिए जो है वो जस्टिस सिक्योर करे। अब जस्टिस की बहुत सारी काइंड्स हैं, जिसमें मैंने जो मेंशन किए हैं, सोशल जस्टिस है, इकोनॉमिक जस्टिस है या पॉलिटिकल जस्टिस है। तो इन सब को सिक्योर करना जो है वो फोरमोस्ट ऑब्जेक्टिव है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। और फिर उसके बाद अगर हम सेकंड ऑब्जेक्टिव की बात करें तो वो है टू सिक्योर द लिबर्टी ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, कि वो जो पाकिस्तान पीपल सिटीजन्स की जो लिबर्टी है वो उसको अपहोल्ड करे, उसको सिक्योर करे। तो ये जो 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं ये हमें फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में मिलते हैं। उन दोनों में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये दोनों ऑब्जेक्टिव्स फंडामेंटल राइट्स में कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है हर सिटीजन के लिए। So that was the short introduction of the Constitution. Now we'll move forward to the salient features of the Constitution. तो सबसे पहले जो salient feature हमें नज़र आता है वो आता है रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। 2 कॉन्स्टिट्यूशन थे, उसके उसी तरह से जो 1973 कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, तो देयर आर 3 टाइप्स। नंबर 1 इज टोटली रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, नंबर 2 इज totally, number 3 is partially written and partially unwritten। जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है वो टाइप ए में आता है, जो कि टोटली रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि ये एक बहुत डिटेल एंड कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है, जिसमें जो कि एक प्रीएम्बल में 280 आर्टिकल्स 5 शेड्यूल्स पर मुश्तमिल है, और सो फार इसमें जो है 25 अमेंडमेंट्स भी हो चुकी हैं।
बाद जो सेकंड सैलिएंट फीचर है वो है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। तो अंडर आर्टिकल 239 प्रोवाइड करता है कि फॉर मेकिंग एनी अमेंडमेंट इट रिक्वायर्स 2/3 मेजोरिटी ऑफ द नेशनल असेंबली एज वेल एज ऑफ द सेनेट। So this is how we can say that it is a rigid constitution. It is not easy to amend. बट यहाँ पर एक सवाल आता है, अक्सर जो मैंने भी लोगों से सुना है, लोग कहते हैं कि जब 2/3 मेजोरिटी से अमेंड हो सकता है तो हाउ कम इट कैन बी अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, वी कैन कॉल एज अ सेमी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन और अ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन वो बिल्कुल गलत है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेमी रिजिड भी नहीं है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। उसकी बेसिक्स वजह क्या है? हमारे पास बाइकैमरलिज्म है, 2 हाउसेज हैं, और जो लोअर हाउस है नेशनल असेंबली, उसका टेन्योर होता है 5 साल, और जो सेनेट है उसका टेन्योर होता है 6 साल। लेकिन सेनेट की 50% सीट जो हैं हर 3 साल वैकेंट होती हैं और उसके बाद फिर उस पर मेंबर्स इलेक्ट होते हैं। तो किसी भी एक पार्टी के लिए ये नियरली इम्पॉसिबल है कि वो दोनों हाउसेज में एट अ टाइम 2/3 मेजोरिटी उसके पास हो। और सपोज अगर कोई न्यूली गवर्नमेंट अपॉइंट होती है या इलेक्ट होकर आती है तो उसके पास नेशनल असेंबली में 2/3 मेजोरिटी हम कह सकते हैं कि उसके पास होगी, लेकिन सेनेट में उसके पास 2/3 मेजोरिटी नहीं होगी। अगर हम ये भी सपोज कर लें कि 2 साल वो वेट कर ले या 3 साल वेट कर ले, जब सेनेट के सीट्स वैकेंट हो जाएं, देन वो उसके अपने लोग आ जाएं, तब भी सेनेट की 50% सीट्स वैकेंट होती हैं और रिमेनिंग 50% तो जो है प्रीवियस रूलिंग पार्टी के होते हैं। तो किसी भी सिंगल पार्टी के लिए इतनी बड़ी मेजोरिटी हासिल करना नियरली इम्पॉसिबल है। तो क्या होता है कि जो रूलिंग पार्टी है उसको कंसल्ट करना पड़ता है अपोजिशन से, जो या फिर दूसरी पार्टीज को अपने साथ पैक्ट में लेना पड़ता है, जिस तरह करंट हमारी जो गवर्नमेंट है, और या फिर जो है जो अपोजिशन है उसको कॉन्फिडेंस में लेकर कोई भी अमेंडमेंट पास करानी होती है। तो इन दिस सिनेरियो वी कैन से कि कोई भी एक पार्टी अकेले में जो है अपने ओन पे अमेंडमेंट नहीं करा सकती। सो वी कैन से दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद हमें जो सैलिएंट फीचर नज़र आता है वो है फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के इन द वेरी फर्स्ट आर्टिकल हमें कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि देयर शैल बी अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, और डिवीजन ऑफ पावर भी बताई गई है कि जो पावर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बीच में जो है वो डिवाइड होंगे। और अगर हम इसके साथ ये भी कहें कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें न सिर्फ फेडरल सिस्टम प्रोवाइड करता है बल्कि रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करता है। अब रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है? ऐसी गवर्नमेंट जिसका हेड ऑफ द स्टेट जो है वो इलेक्टेड हो, इर्रिस्पेक्टिव के वो डायरेक्टली इलेक्टेड है या इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, लेकिन वो इलेक्टेड होना चाहिए, तो वो गवर्नमेंट रिपब्लिकन होती है। जिस तरह अगर हम एग्जांपल लें यूनाइटेड किंगडम्स की के उनका जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड नहीं होता है, वो सिलेक्टेड होता है। जो रॉयल फैमिली से आता है नेक्स्ट टू किन जो होता है वही सिलेक्टेड होकर हेड ऑफ द स्टेट बन जाता है। लेकिन ऑन द कंट्ररी पाकिस्तान में जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड होता है। ये एक अलग बात है कि वो इनडायरेक्टली इलेक्ट हो गया था, लेकिन ही इज इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट। सो वी कैन से दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 हैज प्रोवाइडेड फॉर फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एज वेल एज फॉर द रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर हम उसके बाद फिर हमें जो चीज़ नज़र आती है वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सैलिएंट फीचर है। आर्टिकल 90 हमें बताता है कि देयर शैल बी अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो प्राइम मिनिस्टर है वो बहुत वाइड पावर्स एंजॉय करता है, बिकॉज ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द गवर्नमेंट एंड ही इज आल्सो द लीडर ऑफ द नेशनल असेंबली। और आर्टिकल 90 में ही हमें ये प्रोवाइडेड है कि जो प्राइम मिनिस्टर है इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो प्राइम मिनिस्टर है वो सेंट्रल कैबिनेट भी खुद चूज करेगा फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, एंड फिर टुगेदर विद दैट कैबिनेट ही विल रन द कंट्री, ही विल कंडक्ट द अफेयर्स ऑफ द कंट्री। और एक और चीज़ पार्लियामेंट्री फॉर्म में जो बहुत प्रोमिनेंट है वो ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर है उसको हटाने का पावर प्रेसिडेंट के पास नहीं है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म में होता था, लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म में प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म में प्रेसिडेंट को हटाने के जो तरीका है वो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, जो कि हमें आर्टिकल 95 में प्रोवाइडेड है, लेकिन उसकी भी बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशंस हैं। तो उसकी पहली कंडीशन है वो ये है कि टोटल नंबर ऑफ द हाउस में, मतलब कि जो भी मेंबर्स हैं उसकी एटलीस्ट अगर 20% मेंबर्स इकट्ठा चाहते हैं कि जो है रेजोल्यूशन इनिशिएटिव ली जाए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की, सिर्फ तभी रेजोल्यूशन जो है वो डिस्कशन में आएगी, डिबेट में आएगी, अदरवाइज तो रेजोल्यूशन इनिशिएटिव नहीं हो सकती है। तो
उसको रिमूव करने का सिर्फ जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर को रिमूव करने का तरीका सिर्फ और सिर्फ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, अदरवाइज वो बहुत ज़्यादा वाइड पावर्स इंजॉय करता है। देन उसके बाद जो है हमें आर्टिकल 50 में कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि देयर शैल बी अ बाइकैमरलिज्म, देयर शैल बी अ मजलिस शूरा हु इज आल्सो नोन एज पार्लियामेंट, और फिर वो फर्दर मजलिस क्लासिफाई भी करता है कि मजलिस शूरा जो है जिसमें जो होगा प्रेसिडेंट होगा, अपर हाउस होगा और लोअर हाउस होगा, टुगेदर दीज थ्री विल फॉर्म द मजलिस शूरा। सो जो लोअर हाउस है उसको हम नेशनल असेंबली कहते हैं, जिसके मेंबर्स जो है वो डायरेक्टली इलेक्ट होकर आते हैं ऑन वन मैन वन वोट पॉलिसी पर फॉर अ टर्म ऑफ 5 years। ऑन द कंट्ररी जो सेनेट है उसके जो मेंबर्स हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होकर आते हैं फ्रॉम द असेंबलीज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव। तो बाइकैमरलिज्म बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड बनाने में। अगर हमारे पास बाइकैमरलिज्म नहीं होता तो हम कह सकते थे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है या सेमी रिजिड है, लेकिन बाइकैमरलिज्म होने की वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिजिड हम कह सकते हैं। उसके बाद जो साइलेंट फीचर दूसरा नज़र आता है हमें कॉन्स्टिट्यूशन, वो है फंडामेंटल राइट्स, जो कि बहुत एक अटमोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है। कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है फंडामेंटल राइट्स इन चैप्टर ऑफ पार्ट 1 फ्रॉम आर्टिकल 8 to 28। details of fundamental rights because I have discussed in my previous slides, बट मैं एक चीज़ और इसमें ऐड करूँगा कि जो फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड है वो फंडामेंटल राइट्स गारंटीड है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स जो गवर्नमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गवर्नमेंट को बाउंड करता है कि जो फंडामेंटल राइट्स की फरहमी है उसको यकीनी बनाया जाए। और इसी तरह से अगर किसी बंदे के फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज होते हैं या वायलेट होते हैं तो ही हैज़ द राइट कि वो कोर्ट जाए और वो अपना रिड्रेसल जो है वो अपना ग्रीवेंस जो है वो से रिड्रेस करे। लेकिन जो है गवर्नमेंट बाउंड है कि वो उसके जो ग्रीवेंस है उसको रिड्रेस करेगी। मीन्स के जो कोई भी बंदा अपने फंडामेंटल राइट को एज अ मैटर ऑफ राइट क्लेम कर सकता है। अगर उसको मिल रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर उसको नहीं मिल रहे हैं तो वो मैटर ऑफ राइट जो है इसको क्लेम करके हासिल कर सकता है। ये फंडामेंटल राइट की बहुत एक प्रोमिनेंट फीचर है। उसके बाद फिर अगर हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी की, तो वो हमें प्रोवाइडेड है इन पार्ट 2 चैप्टर 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 29 to आर्टिकल 40। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज जो है वो सिर्फ और सिर्फ हम कह सकते हैं कि वो डायरेक्टिव्स हैं, वो फ्यूचर ऑब्लिगेशन से फ्यूचर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बताते हैं गवर्नमेंट के, और वो फंडामेंटल राइट्स की तरह बाइंडिंग नहीं है। मीन्स कि अगर जिस तरह हमारे आर्टिकल 32 में प्रोवाइडेड है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल प्रमोट द प्रोविंशियल गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, तो अगर लोकल गवर्नमेंट को प्रमोट नहीं कर रही है फेडरल गवर्नमेंट तो कोई बंदा जाके कोर्ट में नहीं जा सकता है कि सर आर्टिकल 32 में प्रोवाइडेड है कि गवर्नमेंट प्रमोट करेगी लेकिन गवर्नमेंट प्रमोट नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि जो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज है वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टिव्स है, वो उनकी ऑब्जर्वेंस है, उनकी फुलफिलमेंट डिपेंड करती है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स पे। अगर रिसोर्सेज होंगे तो गवर्नमेंट इनको फॉलो करेगी, इनको फुलफिल करेगी। अगर रिसोर्सेज नहीं होंगे तो गवर्नमेंट बाउंड नहीं है कि वो इनको फुलफिल करे, और ना ही कोई सिटीजन जो है इसको एज अ मैटर ऑफ राइट क्लेम कर सकता है। तो हम वन लाइनर में इसको कह सकते हैं कि ये सिर्फ डायरेक्टिव्स है जो कि द वे ऑफ वर्क ऑफ गवर्नमेंट हमें बताती है कि गवर्नमेंट इस तरह काम करेगी, गवर्नमेंट को इस तरह काम करना चाहिए। फिर उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट फीचर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हाउस करता है इंडिपेंडेंस जुडिशरी पर। आर्टिकल 175 में इंश्योर किया गया है कि देयर शैल बी अ इंडिपेंडेंट जुडिशरी फ्रॉम ऑल अदर ऑर्गन्स। वो इसलिए क्योंकि सोसाइटी में अगर हमें जस्टिस की इन्फोर्समेंट चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकती है जब जो सिटिंग अथॉरिटी है, जो जज है, वो इम्पार्शियल हो, वो उसके ऊपर कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस ना हो, वो फ्री एंड फेयर जजमेंट दे। और इसको जो है प्रैक्टिकली पॉसिबल कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह बनाया है कि अगर हम देखें आर्टिकल 175A में प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो मेंबर्स ऑफ जुडिशरी अपॉइंट कर सकता है विद कंसल्टेंसी ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड सुप्रीम जुडिशियल कमीशन।